तो अगर हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनेगा, तो मेरा मानना है कि ज़रूर बनेगा। ये रिकॉर्ड क्रॉस कर जाए उसके बारे में गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन 1 ट्रिलियन तो ज़रूर बनेगा। उत्तर प्रदेश अग्रणी प्रदेशों में आया है। अगर वो 12वीं पोजीशन से निकलकर दूसरे नंबर पर आया है तो उसका श्रेय 7 साल के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को जाता है। और ये श्रेय इसलिए नहीं कि वो योगी हैं, इसलिए कि वो कर्म योगी हैं। उन्होंने जिस प्रकार से है उतना शायद किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं होगा। पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूं कि आज भारत है कहां पर, और उसके बाद फिर हम उतर के आएंगे कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो पूनम जी ने लिखा है वो क्यों लिखा है और वो दिशा क्यों इस तरफ को जा रही है जहां हम उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के रूप में देखना चाहते हैं। पूरी दुनिया में एक आर्थिक व्यवस्था है, एक आर्थिक गति है 6.5% की, वो भारत की है, किसी की नहीं हो। हमारे पास 2015 में स्टार्टअप का प्रोग्राम शुरू हुआ था, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था। 428 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स थे। आज पूरे विश्व में भारत तीसरे नंबर पर है, जहां अगर हम ऐसे स्टार्टअप्स की बात करते हैं जो यूनिकॉर्न्स हैं या जिनकी करोड़ से ज़्यादा की बिजनेस है, तीसरे नंबर पर। अगर हम बात करें स्टार्टअप्स के संख्या के अंदर, हम पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर हैं। और अगर हम बात करें रोज़ाना खुलने वाले स्टार्टअप्स के अंदर, तो आपका देश सबसे अग्रणी है पूरे विश्व में। 2016 के अंदर डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम शुरू हुआ था। आज पूरी दुनिया में सबसे सस्ता और सबसे अधिक डेटा का इस्तेमाल भारत में होता है। आप अमेरिका को और चीन को दोनों को मिला लीजिए, इन सबसे ज़्यादा डेटा भारत में इस्तेमाल होता है। और सबसे सस्ता, आज जिस तरीके से हर पंचायत तक फाइबर ऑप्टिक केबल पहुंचा है, दुनिया में किसी और देश में नहीं पहुंचा होगा। पंचायतें जुड़ गई, जो एक डिजिटल व्यवस्था है देश की, वो सब तरफ फैल गई है। और उसके फायदे हैं, जब आप डिजिटल व्यवस्था में होते हैं, पारदर्शिता आती है, चीज़ों को लाने के अंदर आसानी होती है, चीज़ों के बारे में रिपोर्ट करने में आसानी होती है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अगर आप आंकड़ों के लिहाज से और अच्छाई के लिहाज से अगर आप देखेंगे, भारत एक अलग दिशा में चल रहा है। और शायद इसीलिए जब हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो उनकी इतनी खातिर और उनको इतना सम्मान मिलता है। वो उनका सम्मान नहीं है, आप सबका सम्मान है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, सबसे बड़ा प्रदेश, 22 करोड़ के करीब जनसंख्या, एक ऐसा प्रदेश जिसकी जमीन उपजाऊ है, जिसके अंदर लोग मेहनतकश हैं, ऐसा प्रदेश जिसको अगर ठीक से संवारा जाए तो बहुत कुछ कर सकता है, संभावनाओं का प्रदेश है। लेकिन शायद इन संभावनाओं का उतना इस्तेमाल नहीं हुआ बीते समय में जितना होना चाहिए था, और इसलिए एक उस श्रेणी में रहा जहां पर इसको बीमारू कहा गया, क्योंकि लोगों को इसकी फिक्र नहीं थी, इसकी चिंता नहीं थी कि प्रदेश के लिए भी कुछ होना है। उनको अपनी व्यक्तिगत या अपने व्यक्तिगत, आज उस बीमारू कैटेगरी से निकलकर उत्तर प्रदेश अग्रणी प्रदेशों में आया है। अगर वो 12वीं पोजीशन से निकलकर दूसरे नंबर पर आया है तो उसका श्रेय
7 साल के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को जाता है। और ये श्रेय इसलिए नहीं कि वो योगी हैं, इसलिए कि वो कर्म योगी हैं। उन्होंने जिस प्रकार से है उतना शायद किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं होगा। रामबहादुर राय जी ने संपूर्णानंद जी की बात की। प्रदेश में पहला सैनिक स्कूल, प्रदेश में ही नहीं पूरे देश का पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में खुला था। उत्तर प्रदेश सरकार का था, आज भी है लखनऊ के अंदर। बाकी भारत सरकार ने उस आइडिया को लेकर और फिर सैनिक स्कूल बनाए, वो बाद की बात है। तो जिस प्रकार से संपूर्णानंद जी ने एक अधूरी जो क्रांति छोड़ी, उसको आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है वो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और इसलिए उनको भी इस चीज़ का श्रेय जाता है कि वो प्रदेश को एक नए आयाम पर ले जा रहे हैं, एक नए स्थान पर ले जा रहे हैं, एक नए लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं। मेरा मानना है कि जब आपकी कल्पना विस्तृत होती है, आपका लक्ष्य दूरगामी होता है, तो उसके परिणाम अच्छे निकलते हैं। ये गुण प्रधानमंत्री जी में भी दिखाई देता है और ये गुण योगी जी में भी दिखाई देता है। क्योंकि अगर आप मन में सोचेंगे कि मैं चांद पे पहुंच जाऊं, तो आप छत के ऊपर तक नहीं कूद सकते। और लक्ष्य नहीं है तो कुछ नहीं है। और लक्ष्य को लेकर हर काम उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। अगर ये सोचा गया कि हमारे गन्ना किसानों के ऊपर इतना कर्जा है या उनका इतनी धन राशि उनको देनी है जो कि हमने दी नहीं है अभी तक, पिछली सरकारें छोड़ गई हैं, सरकार ने उसको पैसा देना था, वो पूरा पैसा और बकाया पैसा भी देने का अगर कोई काम कर सकता है, तो ये साधन जुटाना छोटा काम नहीं। इस साधन को जुटाने के लिए दिमाग भी चाहिए, शैली भी चाहिए, और जो हमारा प्रशासन है उसको कैसे ठीक किया जाए वो भी चाहिए। और इसलिए आज उत्तर प्रदेश में कामों के अंदर पारदर्शिता पर भी जोर है, इम्प्लीमेंटेशन पर जोर है। और इम्प्लीमेंटेशन नीचे तक देखा जाता है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कभी कोई चीज़ होती है, अगर हम फोन करें मुख्यमंत्री जी को, कहते हैं मुझे मालूम है ये हो जाएगा। ऐसा बहुत कम होता है कि मुख्यमंत्री जी को उसी टाइम पता चले जबकि आपको पता चल रहा है अपने जिले के अंदर या अपने क्षेत्र के अंदर। दो तीन चीजें किसी भी प्रदेश के लिए बहुत जरूरी होती हैं अगर आपने उस प्रदेश को अच्छा बनाना है। पहली चीज, व्यवस्थाएं सुधरनी चाहिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रदेश में निवेश हो, तो आपके पास बिजली और पावर पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए ताकि इंडस्ट्री आपके यहाँ आ सके। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रदेश का विकास हो, तो शिक्षा के साधन और शिक्षा की प्रणाली और शिक्षा को अच्छा होना चाहिए, सबको उसके अंदर मौका मिलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश अच्छी तरह चले, तो जो रामबहादुर राय जी ने कहा अपहरणकर्ताओं के बारे में, आपकी कानून और व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और यही कारण है कि पहले दिन से, जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, कानून और व्यवस्था के ऊपर एकदम से जोर गया। क्योंकि तब तक पुराने 15 साल जो थे इससे पहले के, उनके अंदर कानून व्यवस्था चरमरा गई थी। अब जैसे जैसे कानून व्यवस्था सुधरती गई, अपने आप लोग बाग निवेश के लिए आते गए। ये तो गाजियाबाद जैसी जगह के अंदर, जो पहले एक उद्योग के लिहाज से वहाँ पर बढ़ावा दिया गया था, मुझे याद है 2014 के अंदर जब मैं पहली बार आया वहाँ से सांसद बनकर, इंडस्ट्रियल एरिया खाली थे, बहुत से लोग पलायन कर गए थे। 3 साल के बाद हमने देखा लोग बाग दोबारा आने लगे।
कि कानून व्यवस्था सुधर गई। लोगों को डर नहीं था कि कोई आके फिरौती मांगेगा, कोई आके उनसे रंगदारी की बात करेगा कि इतने पैसे दे दो नहीं तो देख लेंगे। वो बातें खत्म होने लगी। और इसलिए जब उद्योग आता है, उद्योग लगता है, लोग बाग निश्चिंत होकर काम करते हैं, तो प्रदेश आगे बढ़ता है। और जब प्रदेश आगे बढ़ता है तो उसकी आर्थिक व्यवस्थाएं सुधरती हैं, और जो फिर आप लक्ष्य रखते हैं उस पर पहुंचने में आपको आसानी होती है। मैं स्कूल की बात कर रहा था। अगर बच्चों के लिए शिक्षा की प्रणाली वही रखी जाए जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर होती है, उनके कपड़े ठीक हों, स्कूलों का कायाकल्प हो, अपने आप लोगों का मन करता है कि हम स्कूल के अंदर बच्चे को ले जाएं। नहीं तो सरकारी स्कूल से सब घबराते थे, प्राइवेट स्कूल पनपते थे, ज़्यादा पैसा लगता था, तो बहुत से लोग ऐसे थे जो पैसा नहीं दे सकते थे, और वो सरकारी स्कूल में ये सोचकर भेजते थे कि ठीक है थोड़ी देर के लिए बच्चा चला जाएगा। आज जिस हालत में सरकारी स्कूल हैं, आप को मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मेरे अपने क्षेत्र के अंदर अभी 2-3 दिन से मैं कई जगह पर मेरी माटी मेरे देश के प्रोग्राम में था, स्कूलों के अंदर था वो प्रोग्राम। निपुण शालाएं बनी हैं। स्कूल में जब आप बच्चे से बात करते हैं, तीसरी कक्षा का विद्यार्थी भी आपसे अंग्रेजी के अंदर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। ये नहीं कि अंग्रेजी से वो ज़्यादा पढ़ लिख गया है, लेकिन उसके अंदर सामर्थ्य आ गया है कि वो भी आपकी आंख में आंख देखकर कह सके ये घबराइए मत, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। यही बच्चा बड़े होकर काम करेगा। और अगर 26 लाख हमारे लोग जो कि बाहर फंस गए, जो कि बाहर काम करते थे, अगर वो प्रदेश में आते हैं, प्रदेश के अंदर पहला प्रदेश है जहाँ पर कोरोना के दौरान जब ये लोग आए, उनको खाना भी मिला, चप्पल जूते भी मिले पहनने के लिए जिनके पास नहीं थे, गाड़ियाँ मिली ताकि वो अपने जनपद तक, अपनी तहसील तक जा सके। और उन 26 लाख की जब स्किल मैपिंग हुई, ज़्यादातर लोगों को आज उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी मिल गई, उनको बाहर जाने। ऐसे कई चीज़ें हुई हैं जिसको देखकर अपने आप गर्व होता है कि एक प्रदेश ऐसा है जो सब चीज़ों में अग्रणी चल रहा है। कोरोना का अगर हम किस तरह की व्यवस्था हुई अगर उसको लेते हैं, तो जितना उन दिनों के अंदर जब ज़्यादातर लोग अपने घर में बैठते थे, अगर कोई मुख्यमंत्री घूमा होगा तो योगी आदित्यनाथ। और उनको गोरखपुर के इलाके में जो एक अनुभव था, वहाँ पर दिमागी बुखार का बच्चों में बहुत होता है, उसकी व्यवस्था करने का, उसके मॉडल को लेकर उन्होंने जो एक व्यवस्था रखी, जिसके अंदर आंगनवाड़ी, जिसके अंदर आशा, जिसके अंदर सब तरह के लोगों को लगाया कि आप हर गांव में हर घर को देखिए, उससे बहुत फर्क पड़ा। कोरोना के अंदर जितनी बचत हुई लोगों की, उतनी शायद अगर और कोई तरीका अपनाया जाता तो नहीं होती। अब रामबहादुर जी कई चीज़ें बोल गए तो मैं उसके बारे में उन्होंने बताया था 2021 का एक परिदृश्य कि किस तरीके से लोग वह कह रहे थे कि अभी योगी जी जाएंगे। जब इलेक्शन थे तो एक उसके बाद मुझे मीडिया कर्मी एक मिले, तब तक का रिजल्ट नहीं आया था, और उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा मैं गया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर देखने के लिए कि कैसा चल रहा है इलेक्शन। वो एक गांव के अंदर गए, बूथ से निकलकर कुछ महिलाएं आ रही थीं, रुक के उन्होंने उनसे पूछा कि आपने किसको वोट दिए। कोई जवाब उनको नहीं मिला, तो उन्होंने कहा आप कौन हैं? तो उन्होंने, आप तो लगता है गांव ज़्यादा अहीरों का है तो आप यादव होंगे। उन्होंने कहा नहीं जी हम यादव नहीं हैं, हम जाट हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर तो आपने जैन चौधरी को वोट दी होगी। उन्होंने कहा नहीं। तो उनमें एक बुजुर्ग महिला ने कहा हमने
बाबा को वोट दी है, क्योंकि आज अगर हमारी लड़कियां जो भी कपड़ा पहन सकती हैं, जहां जाना चाहें जा सकती हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है कि कोई उनको छेड़ दे। ये कानून व्यवस्था और लोगों के अंदर जो एक विश्वास जगाया है उन्होंने मुख्यमंत्री होने के नाते, ये विश्वास जब आप किसी और काम करने के लिए कहते हैं तो उस विश्वास के ऊपर लोग बाग भी खड़े उतरते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, तो मेरा मानना है कि ज़रूर बनेगा। ये रिकॉर्ड क्रॉस कर जाए उसके बारे में गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन 1 ट्रिलियन तो ज़रूर बनेगा। रोड्स, एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे, ये सब साधन होते हैं जिससे प्रदेश का विकास होता है, आवागमन अच्छा होता है, आपका माल की जो ढुलाई है एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जाती है और इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है। जितनी आपकी अच्छी रोड होगी, जितना उस पर कम समय लगेगा, उतना आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम आएगा। जिस तरीके से आज विकास हो रहा उत्तर प्रदेश में, वो अपने आप के अंदर अभूतपूर्व है, और ये अभूतपूर्वता ही इकोनॉमी को पंख देगी ताकि वो और आगे बढ़ सके। जितना आप इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाते हैं वो बहुत जगह फैलता है। अगर आप मकान बनाते हैं तो आप कम से कम 200 या 300 इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हैं। कोई कील बनाता है, कोई लकड़ी देता है आपको, कोई प्लाई देता है, कोई टाइल देता है, कोई सीमेंट देता है, अलग अलग तरह ऐसे करके आप तकरीबन 200 इंडस्ट्री से जुड़ते हैं। और जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करते हैं तो ये सब जगह जाता है। तो इससे लोगों के अंदर भी एक उनका खुद का जीवन स्तर ऊपर होता है, इकोनॉमी बढ़ती है, आपका टैक्स आगे आता है और सब तरीके से प्रदेश को संपन्नता की ओर लेकर जाता है। ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है प्रदेश में भी और देश में भी, ये दिखाता है कि कैसे आपकी इकोनॉमी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आपकी जो ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्थाएं हैं वो आपकी सोच के साथ उसी तेज़ी के साथ चलें, और इसीलिए हर ज़िले से बाकायदा रिपोर्ट लेना, हर ज़िले के अंदर देखना कि वहाँ पर काम के जो लक्ष्य दिए हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं, क्या उन मानकों पर खरे उतरते हैं कि नहीं। और इसके अंदर देश से भी मदद मिलती है, क्योंकि अलग अलग तरीके से इसकी निगरानी रखी जाती है, क्योंकि ऊपर प्रधानमंत्री जी भी जो बैठे हैं वो भी देखना चाहते हैं कि जिस प्रदेश से वो सांसद हैं वो प्रदेश कभी नीचे ना जाए। ये एक चीज़ है जिससे कि इन्वेस्टमेंट आएगा, लोग बागों में भरोसा आएगा, लोग बाग आगे बढ़ेंगे। और आखिर में मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, पूनम जी ने दिनकर साहब को कोट किया था, मैं भी उनको कोट करता हूँ। है नहीं विघ्न कोई जग में जो रोक सके आदमी को मग में। है विघ्न नहीं कोई जग में जो रोक सके आदमी को मग में। थम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव बिखर। थम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव बिखर। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अगर ये विचारधारा रही तो मानकर चलिए ये ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य भी पूरा होगा और शायद इसके आगे भी जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। में रखा था। यह वही उत्तर प्रदेश है जिसे आज से 6 वर्ष 5 महीने पहले तक माफिया राज के नाम से जाना जाता था। यह वही उत्तर प्रदेश है जो विकास के विविध पैमानों पर पिछले पायदान पर पाया जाता था। लेकिन आज यह उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 है। गेहूं उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, चीनी उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है। केंद्र सरकार की वो तमाम योजनाएं जो आम जनों को सशक्त करने के उद्देश्य से लागू की गई, उन योजनाओं को लागू करने में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है। चाहे वो उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना हो,
घर घर शौचालय की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जन धन योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भरण पोषण भत्ता की बात हो, कौशल विकास नीति हो, इन तमाम किसानों के लिए सम्मान निधि हो, इन तमाम योजनाओं को लागू करने में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है। दरअसल यह तो सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक संभावनाओं वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में छिपी असीम संभावनाओं को उकेरने का कार्य, साकार करने का कार्य यहाँ के कुशल मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश वही है, लोग भी वही हैं, लेकिन एक योगी नेता ने अपनी कर्मठता से पूरे उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कर दिया। यह कायाकल्प ही तो है कि जिस उत्तर प्रदेश में 2500 मेगावाट बिजली के साथ बिजली की भयंकर समस्या रहा करती थी, उसी उत्तर प्रदेश में 2018 के बाद से ही 25,000 मेगावाट बिजली के साथ क्या गांव, क्या शहर, पूरा उत्तर प्रदेश जगमग हो उठा। क्या आप इसे कायाकल्प नहीं कहेंगे कि जिस उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस की भयंकर समस्या रहा करती थी, उसी उत्तर प्रदेश में 2018 के बाद से ही इस बीमारी में 67% की कमी आई और बच्चों और माता पिता को एक जानलेवा बीमारी से निजात मिली। मैं तो इसे कायाकल्प ही मानती हूँ कि कोविड-19 महामारी के दौरान 26 लाख लोग जो उत्तर प्रदेश से बाहर कार्य कर रहे थे, उन्हें न केवल वापस बुलाया गया उस दौरान, बल्कि उनकी स्किल मैपिंग करके उनके अनुरूप उन्हें रोजगार प्रदान किया गया। क्या यह कायाकल्प नहीं है कि 2017 तक जिस उत्तर प्रदेश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 578 करोड़ हुआ करता था, वह कुछ ही वर्षों में 2018-20 में बढ़कर 5,758 करोड़ हो गया और उसमें 10 गुना की वृद्धि हुई। यह कायाकल्प ही है ना कि जो उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में 12वें स्थान पर था, आज वह दूसरे स्थान पर है। फिर उत्तर प्रदेश ही क्यों, पूरे देश में पिछले 9 वर्षों में आम जनों को सशक्त कर जिन योजनाओं की बात मैंने की, उन जैसी और कई योजनाओं के साथ आम जनों को सशक्त कर पूरे देश की विकास गाथा लिखी जा रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो कार्य हुआ है उसका तो कहना ही क्या है। एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, फाइटर जेट तेजस, सुपरफास्ट ट्रेन वंदे भारत, इन सबका डंका तो पूरे विश्व में बज रहा है और वैश्विक धरातल पर अपने देश के सम्मान में, भारत के सम्मान में जो श्री वृद्धि हुई है, जो उसका गौरव बढ़ा है, उसका तो कहना ही क्या है। इसने हम सब 140 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मैं यहाँ थोड़ा सा अपने को रोकती हूँ। वरिष्ठ बुद्धिजीवी, प्रखर राष्ट्रवादी विचारक श्री राम बहादुर राय जी आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और वैश्विक धरातल पर भारत के सम्मान और गौरव में जो श्री वृद्धि हुई है, उसका तो कहना ही क्या है। उसने हम सब 140 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है और इसका श्रेय निस्संदेह हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। यह पुस्तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके आत्मनिर्भर भारत अभियान को समर्पित है। पुस्तक से प्राप्त होने वाली रॉयल्टी पीएम केयर फंड के लिए अर्पित की गई है। पुस्तक में उन सारे आयामों पर विस्तार से बातचीत की गई है जो उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और भारत के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका है, उसको केंद्र में रखकर पुस्तक लिखी गई है।
जिस पर विस्तार से चर्चा श्री निश्चल जी करेंगे। अभी जितने भी आयाम हैं उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने वाले, उन आयामों के पीछे, उन आयामों के क्रियान्वयन के पीछे का जो ड्राइविंग फोर्स है, उस ड्राइविंग फोर्स के व्यक्तित्व पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहती हूँ। वह ड्राइविंग फोर्स है योगी आदित्यनाथ जी का व्यक्तित्व। सन 2002 हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना होती है। हिंदू युवा वाहिनी और उसके संस्थापक योगी आदित्यनाथ जी के व्यक्तित्व के कुछ ही पक्षों पर उस समय मीडिया ने बात की, लेकिन यदि आप वाहिनी के सारे सिद्धांतों, हिंदू युवा वाहिनी के सारे सिद्धांतों को ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इसके सरोकार पूरे देश की उन्नति और तरक्की से जुड़े हुए हैं। आप गूगल करके देख सकते हैं। 1998 से लेकर 2017 तक मुख्यमंत्री बनने से पहले तक योगी आदित्यनाथ जी 5 बार गोरखपुर से सांसद रहे। इस दौरान संसद में उनके द्वारा जो प्रश्न पूछा गया वह भी ध्यान देने योग्य है। कुछ प्रश्न मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ, जैसे भारत की प्राचीन संस्कृति और साहित्य को संरक्षित करने से संबंधित प्रश्न, भारत जापान, भारत चीन, भारत अमेरिका सार्क सम्मेलनों से संबंधित प्रश्न, कृषि में उर्वरकों की मात्रा तय होनी चाहिए, कीटनाशकों की मात्रा तय होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना होनी चाहिए, इससे संबंधित प्रश्न, बीपीएल परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराया जाना चाहिए, बाल श्रमिकों के लिए स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, नए आईआईटी और आईआईएम की स्थापना होनी चाहिए, इससे संबंधित प्रश्न। ये तमाम प्रश्न, मानव विकास सूचकांक निर्धारित किया जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक और आणविक उत्पाद की सुरक्षा से संबंधित कदम उठाने चाहिए। ये सारे प्रश्न दर्शाते हैं कि योगी जी का व्यक्तित्व कितना बहुआयामी है, उनके सरोकार पूरे देश की तरक्की और उन्नति से जुड़े हुए हैं। एक और बात, इस पुस्तक पर कार्य करते हुए $1 ट्रिलियन इकॉनमी पर कार्य करते हुए मैं और प्रोफेसर अर्जुनन सुब्रमण्यन, जो ग्लासगो यूनिवर्सिटी में डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, योगी आदित्यनाथ जी से इस विषय पर बातचीत करने गए। बातचीत के दौरान मैंने एक प्रश्न पूछा कि इस लक्ष्य के रास्ते में कौन कौन सी बाधाएं, अवरोध या चुनौतियां हैं। मुझे लग रहा था कि इस प्रश्न का उत्तर इतना लंबा होगा कि बातचीत का आधा समय तो इसी में निकल जाएगा, लेकिन योगी जी ने जो उत्तर दिया वह हम सबों के लिए प्रेरणादायक है, हम सबों के लिए सीखने की बात है। उन्होंने कहा कि कोई भी चुनौती, बाधा या अवरोध लक्ष्य से बड़ी नहीं होती। हमारा ध्यान लक्ष्य पर रहता है। रास्ते में आने वाली बाधाओं का समाधान हम सहृदयतापूर्वक करते चलते हैं। यह हम सबों के लिए सीखने की बात है। जब हम लोग समस्याओं में ही उलझे रहते हैं, हमारा ध्यान समाधान पर नहीं जा पाता है। समस्या, समाधान और योगी जी के व्यक्तित्व को लेकर कुछ स्वरचित पंक्तियां हैं। 100 बाधाएं आए तो, 100 बाधाएं आए तो, आकर तुझसे टकराएं तो, टकराकर तेरे हिम्मत से, तेरे पथ से हट जाएंगी। जिसमें हिम्मत, जिसमें ताकत, जिसमें शक्ति, जिसमें भक्ति, वो मंजिल तक पहुंचेगा ही, वो अपना लक्ष्य विधेगा ही। एक और बात, जब मैं और सुब्रमण्यन बाहर निकल रहे थे तो सुब्रमण्यन ने कहा कि $1 ट्रिलियन इकॉनमी पर जितने तथ्यों और आंकड़ों का ज्ञान, कितने इनोवेटिव तरीके से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, इसका ज्ञान जितना योगी जी को है उतना तो इस विषय पर कार्य करते हुए हमें भी नहीं है। योगी जी चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया हैं। अंत में योगी जी के लिए महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करती हूँ। वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। धन्यवाद। I now request Sri Sanjeev Nishtal ji
for his keynote address. Sanjeev Nishtal ji is director in S.Attention Research Institute, Bangalore. Sri Sanjeev Nishtal ji. Thank you, Kumari. Honorable Chief Guest, Sri V.K Singh, Guest of Honor, Sri Rambahadur Rai, Sri Balram Pani, Professor Dipendranath, Professor Punia, representatives from the Chief Minister's Office, and professors and friends, including the authors of the book. It gives me an immense pride to be a part of this book project. India today, as we all know, is on its way to redefine and rewrite the coordinates of the global economy. And it is also going to transform the way this world sees India and Indians at large. And the key differentiator for this entire process is the leadership. The leadership means everything. And leadership, in fact, is everything. It is said that a team of lions headed by a ship will be defeated by a team of sheep headed by a lion. Yes, indeed. 19th March 2017, when Chief Minister Yogi first took charge, all eyes were there on him. First time in the history of independent India, a monk was taking charge as the Chief Minister. What is going to be his first step? What he is going to do? Is he going to the Gorakhdham Mandir or temple, Ayodhya temple, or Haridwar, Rishikesh? What is going to be his first step was the concern, the biggest concern this country had. And after completing the formalities of oath taking, the first thing that the Chief Minister did was rush to the police headquarters in Lucknow. The meeting went late in the night, and on the very next morning, the first thing he did was sanctioned 60,000 crore rupees for the modernization of the state of the police state in Lucknow. This was his first step. And this gave a very clear signal to the entire country what was running in his mind at the time. Leadership, dear friends, makes all the difference. And we have also seen this brilliant leadership at the center. It goes beyond the limits of all shame for a country of 1 billion plus people to tolerate the nonsensical acts of stone pelting on its own army, in its own country and on its own soil. Yes, we are in Kashmir. And not just for once or twice. This shameless insult continued for as long as 30 long years. This entire country watched this act in a very helpless, voiceless, and speechless manner. It takes a brilliant cowardice, you can say, to accept such kind of insult on our own side. Only a spineless country can tolerate this, dear friends, and that country is non-existent in this entire world except India. We tolerated this 30 years non-stop, stone pelting in our own country, on our own soil, on our own forces. But leadership changes everything. Now stone pelting is history. International conventions are getting conducted peacefully in the valley. Multiplexes and cinema theaters have been opened after a long coma of 35 long years. This is the change, and this is the leadership. Now the life in the valley and Kashmir is coming on tracks. Slowly and gradually, things will be normalized. Leadership makes all the difference. Last year, on 17th January,
in the Apex Forum of World Economic Council, the Prime Minister asserted that ever since he had taken charge, around 25,000 compliances, the rules and regulations for the industrial domain and for the entrepreneurship domains have been eliminated in the country. He also asserted that this is an ongoing process and a lot of more efforts will be taken on this front to ease the domains of doing business in this country, to set up the industry and for the business people to go ahead in a very peaceful manner. But his comforting words do not make the disturbing question any easy for us. Why it has to take 70 long years for us to cut the chains of our own progress? Why? Today in this modern age, if any country has to grow, if any country has to grow faster, it has to keep its enterprising spirits, enterprising fundamentals very, very strong. That is a prerequisite. That is a sine qua non. Without that, nothing is going to happen. Another example is that of Tejas. Yes, our very own fighter jet Tejas. And it is very interesting. If you know the timeline of Tejas, you cannot stop laughing. Our own fighter jets. The year was 1969. First time the government of India gave an order to HAL, Hindustan Aeronautics Limited in Bangalore, to prepare a feasibility report, to prepare a concept note on whether can we make an indigenous fighter jet? Can we make our own fighter jets? The company prepared the report and submitted. But it took 15 long years for the government of India to approve that report. The approval was sent to Bangalore in 1983. But thereafter, the government again went into slumber, deep slumber. No action, no move, no go-ahead signals, nothing absolutely. Things were allowed to pass and time also passed. Again, after 20 years, the government woke up in 2003. What is happening on Tejas? What is happening on our own fighter jet? There was some flurry of activities here and there, and some progress was made in 2 to 3 years of a time. But then again, things acquired a very slow pace, a snail's pace, and nothing much happened. But then, cut to 2014. There was a massive policy shift on the fronts of Tejas. The PMO directly took the charge of the manufacturing of Tejas, and in a record 2 years of a time, Tejas was inducted in 2016 officially for the Indian Air Force. And it is not just a matter of our defense preparedness, ladies and gentlemen. It also is an example of a very brilliant move on the fronts of our economy. Tejas, made with the same Western standards, if it is imported, it costs us around 2,500 crores of a rupee. But in HAL, when we manufacture it indigenously, it costs around 450 crores. Just see the difference. Less than a cost of 1/5, we prepare, manufacture our own fighter jets as per the world standards. It creates job, it creates a good sense, it makes a big sense on the front of our GDP, exports, and then also gives us confidence that yes, we can also create and manufacture our own fighter jets, our own defense equipment and accessories. This again is a matter of leadership. As I said, leadership is everything. And Tejas, as an example, is a master stroke of a brilliant leadership. This book, Yogi Trillion Drive, this book is written by a consortium of about 15
authors taken from different walks of life. And the book also covers about 15 chapters, starting from infrastructure to the global factors which are happening and which are taking shape and which are in a favorable mode for the book in a way. From healthcare, education, law and order situation in the state, the female or the feminine empowerment, the skills development, the MSME sector, the ODOP, one district, one program which was launched by the Chief Minister. Then the role of foreign direct investment, ease of doing business, each and every dimension has been covered in the book, which throws some very unique light on what can be done to achieve this momentous goal of 1 trillion economy. Because we all know that as a whole, as a country as a whole, we stand at about 3.78 as per last fiscal, 3.78 trillions for our GDP. And to achieve a target of 1 trillion only for the state of Uttar Pradesh is going to be a Himalayan task, is going to be a Herculean task by 2027. But then again, as I said, leadership makes all the difference. It is this leadership which gives us faith that this goal also will be achieved by 2027. The 350 pages book, which is authored, as I said earlier, by 15 hand-picked people by the brilliant Poonam ji, and hand-picked from the universities of USA to the universities of Europe, India, JNU, BHU, Delhi University, North, South, East, West, you name, and she has picked one author at least from one zone, so that it represents the entire domain, the entire country. And as she also mentioned, that the proceeds and the revenues generated from the book are going to be, it is decided that will be handed over to the Prime Minister's fund. The publisher for this book is Oak Bridge Publishers. They are one of the best publishers in the country. And this program is sponsored by Sanskriti Group in Delhi, Sanskriti Academy. Friends, one question which always focuses us is what it is that makes India so special in the eyes of the world. What it is that the world thinks of India and takes India as a kind of an entity which exists in the center of everything. Only last week I was in a meditational retreat at the outskirts of Bangalore. Art of Living Center, you must have heard the name of Sri Ravi Shankar. 1 week, it was a simple 1 week program, and a delegation of German people, about 15 people had come for learning meditation and doing it. And during one of our conversation, one gentleman said that it had been my dream to come to India since early childhood. And he was in the age bracket of about 45 to 50. And he also said that it is very wonderful to do meditation in the air and atmosphere of India. And this had was received by us with our eyebrows raised. He said that there is something, some genius loci is there in this atmosphere. Meditation or dhyan or zen happens on its own. It doesn't happen that way when we are sitting in Europe, but it happens here. He also said that the practice of touching the feet of the teachers and the mentors and the gurus is so very unique, and after every session they all used to touch the feet, but that is not important. What is important now for the country as a whole are the 5 points. 5 points are there, ladies and gentlemen, which give India a very unique distinction in the world. And that is the reason why, starting from Alexander and Seleucus and thousands of philosophers, authors, writers, sailors, and not to forget invaders, always came in drove to India. India was at the radars of everyone.
5 factors. There are 5 factors which make us very special, very, very special indeed. The first and the foremost point is the status. The first and foremost point is the status that we give to our teachers, the respect that we give to our gurus and teachers. This is a kind of this is something which has no parallel in this entire world. When we say Guru Sakshat Param Brahma, or when we hear the slok of a disciple asking a teacher, whom should I venerate first or whom should I worship first if I happen to meet my Guru and my God both together? And he is or she is advised that you should always venerate or worship your teacher first. No reason, no religion, no state, no country, no sect, no segment, no phylum in this entire world, in this entire universe had this courage to say that my teacher is greater than my God. This happened only in India. The second important point is about the material possessions, the luxuries of life. In a world where several fights go in for a small piece of land, you will find only the examples in India where even the kings have abandoned their kingdom for their spiritual journey, for their journey within, for a higher journey. This again happens only in India. Yeah, Siddhartha was a prince, Mahavir was a prince, Ashoka was a king, Pallav prince, Jayavarman was a prince from South India. And there are several examples who abandoned, just at the blink of the eye, they abandoned everything, left the kingdom and went ahead for their spiritual pursuits. A king leaving the kingdom is the height of the human sacrifice, dear friends. And this peak has been attained in this country time and again. The third important point for our country is the status of the women power, the femininity. Status of the femininity accorded to this country is something which makes us very, very supreme. If you see the history of the world, or if you see the history of the West, if you see the history of the world, you will recall that, and not just to see the history. If you go by the word history itself, it is joined by 2 words: his and story, his story. So basically, this is something where, if you say his story, where is the place for her story? This again raises a big question. But cut to India, and not to forget that even the countries like United States got their independence in 1776, and the voting power to ladies was given only in 1920. And not to mention anything about the countries of the Middle East where the ladies are forced to have the kind of a torturous existence. Even in countries like eastern side in China, they had a different view about if you go about 1000 millennium BC, it was perceived that only men have soul. Hallelujah, you can say and laugh. Compare that with Gargi, Maitreyi, Kannagi, Kadambari, Lopamudra, Lilavati, hundreds of philosophers, lady philosophers, which this country has given birth to. So not only in the social status, it is also in the divine order the ladies have been given that creates and makes a difference. Yeah. So these are
certain things which make our status very, very special. Coming to the parts of the GDP, where we really have to strive hard as a country, because the GDP, it is the GDP which decides the fate of the country. It is the GDP which decides everything for the country. But today, thanks to the leadership, the stars are getting aligned for the country. Once again, the stars are getting aligned for the country. Once again, we are getting the leaders that we deserve. And therefore, today I will only say that the atmosphere is electric. Thanks to the change in leadership, thanks to the change of the entire framework that we have, the atmosphere is electric, the mandate is magical, and the timing is perfect. If someone can conceive an idea and execute it, if someone can move with a momentous pace, and if someone is having the gravitas to scale the Himalayan heights for the state of Uttar Pradesh, it is one and only Chief Minister Yogi. Rome was not built in a day. Dear friends, Rome was not built in a day, because Rome was not built in this 21st century. Today, many Romes can be built in a day if we really want and if we have a leader like CM Yogi. Thank you so much. Namaskar, good afternoon everybody. The chief guest of the day, Honorable General Dr. V.K Singh ji, guest of honor, Shri Rambahadur ji, Professor Vipendranath Das ji, author of the book, Professor Poonam ji, and the keynote speaker just has finished his talk, Shri Sanjeev ji, and my friend Professor Niranjan Kumar ji, because he is the very important person, because the author is writing and he has good relation with the author. What the relation you know very well. And first of all, I congratulate you all, because yesterday we have just celebrated our 77th Independence Day. That was the celebration, because every day is the Independence Day, but yesterday we have celebrated it. So we will have to remember it every day. And that book, that is the Yogi Trillion Drives, it is there. Because means whatever it is, so now how to achieve all these things, means here who will do it, and how you will do it, and when you will do it, means there should be any fixed. So right now, here our keynote speaker, he has brilliantly told that, okay, means who will do it? That is the leader. Means what type of leadership is required? If the leadership has certain qualities, and that leader will lead us to achieve our goal. Means that leadership qualities, there are generally, we say, because we are the academicians, we know that there are 4 qualities of the leadership. If any leadership is having these 4 qualities, then definitely the country will move by, no problem. That is one, it is the commitment. You just see, means it was in the picture that Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and our UP government, Honorable Chief Minister Yogi ji, and commitment towards their work, towards the society, towards the country or state. What type of a commitment you know very well. Means that type of a commitment is required. And another one is that communication. You just see, means what type of a communication they are having. Means just yesterday, our Honorable Prime Minister has said on Lal Killa, means what type of a communication skill he is having.
Means that if you will communicate something, means if the people will not understand, you will take it in other way, means what you will do. So that's why the communication still is very, very tough class. That is there with both Honorable Prime Minister and Honorable Chief Minister of the UP. And another one is the courage. You should have the courage to whatever, means that is the leadership. You will have the courage to take the risk. Means if you are doing something, then definitely you need some courage. Otherwise, many people will come forward to stop you somewhere else. So that's why that courage is necessary. And last one, that is the compassion. In the compassion, it is for your own country people. And you have certain respect to your own country people, and all these things you will have to achieve. All these things means right now, this is the who. I mean, and right now means how you are saying that this is the who will do it and how will do it. How will do it? If you know, if your mind is free, then whatever you want to do, you can do it very freely and smoothly and effectively. If you have certain problems in your mind, you cannot do anything. So if your mind is free of problems, but our country, in any country, not in our country, in every country it is applicable, that is the security is necessary. Means wherever we will go, if our country is not secure, our state is not secure, means if you will move somewhere else, you will face some problems. That national security or security towards life, it should be protected. And another one, it is the education. Education of your country or state, it should be at the high level. That's why today's newspaper you will see, it is said that, okay, the IITians of India, one day they will capture the whole world. So that is the education. This is the power of the education. And another one is the health. If you are fit enough to do something, then you can do. Otherwise, if you are brilliant mind, but you are bedridden, your mind is useless. So you will have to be very, very fit. So that's why in the health sector, we should move ahead. And last one, you should be covering all the poverty line. You should above the poverty line, so that the people will not feel any hunger. And if all these four things are there, then you will have the free mind to think how to take our country to the top of the world. That is the thing. And here another one, it is the critical thinking and critical analysis. Our brilliant minds of our country, the youngsters, the energetic, and these youngsters, they will give you the critical thinkings and critical analysis, and they will, after that, they will find out that, okay, these are the problems, so we will have to solve all these things. If you know the problems, then definitely we will work in that direction to solve all these problems. These are the things. And one thing is that when you will do it. Means, yes, how you will do it, that is the mechanism is there, and when you will do it. Our Honorable Prime Minister has said that, okay, right now it is the Azadi Ka Amrit Kaal. By 2047, we will be the developed state. And by that time, we should be at the top of the world in every sector. So this is the when, means it is the time frame, it is required. And another one, it is the four pillars of any success. It is said, number one, it is the kalpana. Kalpana means it is the aim and objectives. If your aim and objectives is very much clear, means they are saying that our Honorable Prime Minister and Chief Minister, they are saying that our country, it should be at the top of the world, means it should be the Vishwa Guru. This is your aim and objectives, that is the kalpana. Then the bhavana, you will have to generate your interest to move in that direction. If you will say only it is on paper, then it will not work. You will have to generate interest in that field. And after that, that is the yojana. Kalpana, bhavana, then yojana. Yojana means proper planning is necessary. And you just see, means every day, means our Prime Minister, our Chief Minister, they are not sleeping at all. Means they are only sleeping. Means whenever you read the newspaper, they are saying that, okay, means only 4 hours or 5 hours they are taking Islam. But on all the ways, he is busy in planning something to uplift our country, our society. So that is the planning. Means you will have to plan it in very meticulous way so that there will be no
fault anywhere else so that we'll move ahead without facing any problem. Then that is the yojana, then the sadhana. Sadhana, it is the implementation. Means right now you will have to implement it. And you just see, means a simple way, means he is not saying, our Honorable Prime Minister and Chief Minister is not saying that, okay, let's go ahead and these are on the papers. That should be on the field. And right now, means in the science, means I am from the science field, and it was clearly instructed that means whatever it is in your lab, that should be translated into the field. If it is not there, then your research work is very useless. If your research work doesn't have any application, what for you are doing your research work? You will have to research in such a manner so that it will be implemented and it will be helpful to the society and the country as a whole. Means these are the things, and here, means these are the what are the tools. Means when you will be saying that we are progressing, means that is the tools are there. It is said that Atmanirbhar, self-reliance, and another one, self-belief, Atma-Vishwas, another one, Atma-Samman, self-respect. All these three are required. If you are not Atmanirbhar, self-reliance, if you will depend on somebody, then you will not progress at all. Means somebody will say that, okay, you are depending on me, means whatever I will say, you will have to do all these things, otherwise I will not help you. So, it is required to, if it is a trillion drives, all these things are required, Atmanirbhar. If our country is full of self-belief, our young generation, bright minds of our country, they are having the self-belief that, okay, we can achieve all these things. And another one is the Atma-Samman. If you have all these things, but you don't have the self-respect, then nobody will care. You just see what is the meaning of the independence. Before independence and after independence. Before independence, we did not have any self-respect. But after independence, we have the self-respect. We will do our country. We will build up our own country. This is the Atma-Samman. And if you lose your Atma-Samman, means that is the self-respect, then you will be nowhere. So all these things are there. And whenever you are saying, means what are the mechanisms? Means who will do it? Only the character people, means that's why the education sector is very, very necessary. Here, Swami Vivekananda said that education means you will have to educate your nature, behavior and character so that you will be a very good human being. And whenever you will be a good human being, definitely will think about your own country and to the world as a whole. So that's why in our culture we are saying that Vasundhaiva Kutumbakam. And if you will have all these things, then definitely we will achieve whatever it is, the 1 trillion or 5 trillion or whatever it is, definitely we will achieve. We the bright minds of our country, because our Prime Minister is saying, because of what? Means he has believed on our youngsters. He has the trust on our youngsters. He has told all these things because of you only. And you, the youngsters, now it is your responsibility how to move in that directions, and every tools and mechanism it is with you. And in the nowadays, means how the science and technology is developed. Means right now our keynote speaker was talking about the Tejas and Chandrayaan and all these things. We have the technology. But thing is that we'll have to move in that direction and you will have to implement in a proper way. And lastly, I am telling you that life without happiness, there is nothing. And if there is no dissatisfaction, there is no growth. Because if you will say that, okay, now we are growing enough, now enough is enough, means we will not do it, and whatever the things we have, it is enough. No. If you have the dissatisfaction, that means whatever we have achieved, we should need more. If in the food sector, in the agriculture sector, in all the sectors, infrastructure, everything, wherever you will think, all the aspects,
You will say that, okay, means whatever you achieved, we should achieve more. If that type of growth is here, and you are dissatisfaction with your own growth, means you need something more, then definitely there is the growth. Now it is fine, and you have invited me. I am very much thankful to you all. Thank you. Namaste. Distinguished guests on the dais, General Dr. V.K Singh ji, Professor Balram Pani ji, Sri Sanjeev Nishtal ji, and Sri Rambahadur Rai ji, and the faculty members of the university and other faculty members from the other parts of the country of the universities and colleges, and students and the guests. The topic today is that very, very important. We aspire that India should have a $5 trillion economy, and we want that UP also should have a huge participation and contributions to make it successful towards the voyage of $5 trillion economy, contributing at least 1/5 to it. We know, as Professor Poonam ji in her introductions told, that in 70s and 80s there was a very, very popular terminology to designate certain states and their poor situation as Bimaru. UP was one of the states. We know the other states, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, are there in the abbreviation as it was designed. And UP was the largest state in India that time. And it was a very, very popular, and demographers used to talk it, and I know in 80s and 90s, every demographer, whoever used to talk about the problems, they used to start with Bimaru. Later on, politically, people started to criticize. Why do you stigmatize certain states saying that Bimaru? Later on in 90s, I can recall, they were termed as empowered states. And there was a kind of confusion. Suddenly Bimaru to empowered. Then the philosophy or conception was like that if you give the empowerment to those states, then the country will have resolving so many problems. And Bimaru, when it was used, almost 50% of the problems, demographic problems or economic problems, used to be contributed by 4 or 5 states which were listed in it. So we changed that Bimaru to empowered. But still, the notion regarding the impressions of that states didn't change in our mind, though the terminology was changed. And now we know, still we think that UP is having the largest share of population of the country. It is almost 22 crores of population, which is very, very similar to a country like Brazil, which is many times higher in terms of size than our country. And if we aggregate whole Europe, then the population will also come very close to UP. So handling with this huge population, used to condemn that actually, how you can move actually with this population. And UP in the core of discussions. So it is a very, very poor state, and unless you change the situation of Uttar Pradesh, it's very difficult to have the changing fate of India. It's like core, we know those who are in sports,
always we say that if you want to achieve very good performance, you have to strengthen your core. If you don't actually have strength in your core, like poor stomach, you are having perpetual diarrhea, then whatever input you put in your belly, then ultimately you will be losing and your thin, pale picture will come out in the ultimate, and you cannot perform at all anything. We know those who are having chronic stomach problem, it's very, very difficult to pursue very objective oriented, strong achievements. So you need to address the problems of the core. And it was really a problematic thing to understand. If you think about the leadership of the country, the highest number of our Prime Minister has come out from a state which is Uttar Pradesh. Still we find it is very, very actually problematic to us, those who are academicians. How can it happen? If the area of the leaders are poor, how the leader can actually do achievements for the rest of the country? And you know, in UP, Raebareli is one of the premier actually Lok Sabha seat for very, very esteemed persons and who have given the leadership of the country. And it is one of the poorest district of the state. If we say UP is one of the poorest state of the country, and Raebareli, which is having a very huge status in terms of parliamentary constitution representing prime minister, that is one of the poorest district of the state. And what can be the fate of the country? So now, if we think, if our core is so poor, then you need certain treatment. And the doctor is needed. And in Uttar Pradesh, I can recall in 80s, 90s, whatever the programs, implementations towards the development of the population used to come, whether it is internal policies, programs, implementations, or the world agencies used to contribute for the development of the state, every time theme was like this, eat away the funds sponsored for the developmental programs. Eat away actually, don't try to show the progress. If you want to show the progress or if you become developed, then the flow of funding for the developmental program will stop coming. So don't be developed, remain poor, then you will be having the continual supply of the flows of the fund, so you can have the distributions which is obviously to few people, those who are having the control over the distributions and management of the fund. So what I am trying to say is that if this sorts of mindset is there in any society or any state, how that can be actually very, very fruitful towards the contributions to the nations. So core remained poor, so we got a very good doctor who can treat the stomach and strengthen the core, as it has been already mentioned, obvious. Yogi Adityanath had come, and we know that belief should come within the people that we can do it. Unless that comes, that you cannot actually break that stigma and go ahead. So, as it has been said, many schemes have come, and still our performance was very, very poor. But now, after 2018, we see it, the performance of the scheme had been named, few of them, Ujjwala, or in the Prime Minister Awas Yojana, or any sorts of schemes. 5-10 schemes are there where UP is doing the best. In agriculture, in many food grains productions and in export, UP is doing the best. There has been 10-15 times actually increase in the investment
in foreign direct investment, in the prosperity and scopes and potentialities has been seen everywhere. Why it has come so? Because it has been shown that the kernel strength, whatever you had, it was very, very weak. Now it is becoming very, very strong. Therefore, you can have the confidence. This confidence is very, very needed. If you start any sorts of fight, and before that, if you have the lack of confidence and confusions whether I will be able to make it out or not, then you are already defeated before starting the game. So now we have got a leadership which is giving the confidence that we can do it. So India's 17.5% population is contributed by UP, and many a time it is designated in terms of human resource characteristics. It is not very lucrative. But now it has started giving the thing, no, it's not like that. In every aspect of the demography, that it is changing the perspective. And the national average had started falling down because of the improvement of many demographic characteristics of the UP. And it is driving to contribute more than its share of population. Earlier, it used to consume more than the share of its population for the development thing. But now it wants that UP, if it is having 17% of the population contribution, it likes to contribute to the Indian economy and GDP more than 20%, 1/5. If it is 1/6 or 1/7, but it likes to contribute 1/5 or more than 1/5. So there lies the confidence, and it all has come because of the leaderships and changing mindset and the attitude towards in all perspectives, towards the poor mentality, towards the perceptions of very poor law and order situations, towards the mentality of perpetuate corruptions and don't come out and practice in it, and that is the benefit. That is not the thing. So make corruption free and try to implement it in fully as it is designated, and do very, very hard work and hard taskmaster. And therefore we can achieve the fate of the state, and not only, as I told, if it is in the core, once you have development and strong core, it will be the final achievement of the country, because it is going to build as a core of the nation. And the book, it is really a kind of academic exercise. If you go through the book, then you will be finding in terms of economy, in terms of social, in terms of health, in terms of other aspects, in everywhere, all the articles are well researched, and I myself has also contributed 2 chapters in it, and these are very, very academic work, and many things has actually started brightening after 2017-18, and therefore we find a very, very bright hope in future. So if UP can give a bright signal, then we can have a very, very bright future of the nation. Thank you so much. धन्यवाद सर। अब मैं अपने सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि पुस्तक का लोकार्पण करें। इस सभागार में बहुत सारे चैप्टर्स कंट्रीब्यूटर्स बैठे हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि अपनी कॉपी के साथ मंच पर आ जाएं। स्क्रीन बंद कर दिए मैम, वो वहाँ पर भाई स्क्रीन बंद कर दिए, स्क्रीन
भैया स्क्रीन एक सेकंड के लिए बंद कीजिए ना प्लीज। स्क्रीन बंद, कहाँ है? स्क्रीन बंद कर दो। पेज बंद। अभी हाँ ठीक है। हेलो 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 माइक चेक। यह हम लोगों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। हर्ष की बात है कि हमारे बीच वरिष्ठ बुद्धिजीवी और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक श्री राम बहादुर राय जी उपस्थित हैं। इनके विषय में जब मैं तैयार करने लगी परिचय तो इतना ज़्यादा कुछ था। सर प्लीज़ आप बैठ जाइए, एक वाकया शेयर करना चाहती हूँ बस। एक आप सर छात्र हैं तो एक छात्र वाला वाकया शेयर करती हूँ। एक छात्र वाला वाकया तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। 1965 में BHU के एकेडमिक सेशन ने ये निर्णय लिया कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदू शब्द हटा दिया जाएगा और सर ने राम बहादुर राय जी ने नेतृत्व किया उस समय वहाँ के ABVP का और ये कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदू शब्द नहीं हटाया जाएगा और परिणामतः ये हुआ कि आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अपने नाम के साथ है, लेकिन सर को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। इन्हें अपनी PhD पूरी नहीं करने दी गई। इतने विद्रोही प्रवृत्ति के रहे हैं आप। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। JNU की कुलपति जो अभी नहीं आई हैं, लेकिन मैं उनको यहीं से नमस्कार करता हूं, प्रोफेसर शांतिश्री डी पंडित। इस आयोजन में मुख्य अतिथि जनरल V.K सिंह जी, प्रोफेसर बलराम पानी जी, प्रोफेसर दीपेंद्र नाथ दास जी, संजीव जी, पूनम जी और सभा में उपस्थित मित्रों। अभी जिस किताब का लोकार्पण हुआ, योगी ट्रिलियन अभियान, उत्तर प्रदेश सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की ओर, पूनम जी को मैं इस किताब के लिए बधाई देता हूं। बदलते भारत में उत्तर प्रदेश के संभावित योगदान की इस पुस्तक में कथा यात्रा है। प्रोफेसर पूनम कुमारी ने उन सपनों को शब्दबद्ध किया है, सजोया है। इन्होंने खुद भी लिखा है और लिखवाया भी है और ये पुस्तक परिश्रम से बनाई है। इस बारे में कुछ महीनों से मैं अवगत भी हूँ। पुस्तक का कवर पेज
जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक संदेश है, और यही संदेश वास्तव में पुस्तक के लेखों में भी है, लोगों के मन में भी है और भारत की जनता के मन में भी है। और वो संदेश ये है, पूनम जी चाहती थी कि केवल कवर पर योगी जी की तस्वीर रहे, आदम का तस्वीर रहे, लेकिन मुख्यमंत्री के दफ्तर से जो कवर पेज आया वो इसमें लगा है। और ये अच्छी बात है, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दफ्तर कितना सजग है, सतर्क है, वो कहते हैं ना, जब आप रास्ते पर चलते हैं तो CPWD वाले आपको एक मार्क लगा देते हैं या लिख देते हैं कि पुलिया सकरी है, खतरा है, जरा बच कर चलिए। तो योगी जी का दफ्तर उस खतरे को जानता है, और यही उत्तर प्रदेश का इससे पहले दुर्भाग्य रहा है। मैं उस पर आऊँगा कभी। तो मैं ये कहूँगा कि ये कवर पेज पर जो 2 तस्वीरें हैं वो 21वीं सदी के 2 गोरखपंथियों की तस्वीरें हैं। और गोरखपंथ का एक वाक्य मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी को भी याद नहीं होगा, यानी सबको याद होगा, जाग मछंदर गोरख आया। इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है। मैं उस कहानी को सुना करके पूनम जी का ज़्यादा समय नहीं लूँगा, नहीं तो ये पर्ची लेकर आ जाएंगे और कहेंगे कि बंद करिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये मुहावरा नहीं है, इसका एक लंबा इतिहास है, और इस इतिहास में छिपा है वज्र संकल्प। एक शिष्य अपने गुरु से सीखने के लिए वज्र संकल्प करता है, 14 बार गुरु उनको वापस करता है, और 15वें बार जब गोरख जाते हैं तो कहते हैं कि जाग मछंदर गोरख आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 तस्वीरें हैं वो मीठा प्रतीक है, एक बहुत मीठा प्रतीक है कि गोरखपंथी यानी जो वज्र संकल्प है इस देश के विकास के लिए चाहिए, वह इन दोनों चेहरों में है। और इस नेतृत्व द्वय ने उत्तर प्रदेश को, जैसा दीपेंद्र नाथ दास ने कहा, बिल्कुल सही कहा, बीमारू राज्य से बाहर किया है। और बीमारू राज्य से बाहर कैसे किया? तो जो अड़चनें थी विकास के रास्ते में उसको दूर किया, और तेज़ी से दूर किया। वो उसकी कोशिश अभी भी जारी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी अड़चनें दूर हो गई हैं, लेकिन बहुत हद तक अड़चनें दूर हुई हैं। और इन लेखों को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि सचमुच वो अड़चनें दूर हुई हैं। पुस्तक ट्रिलियन अभियान को, ट्रिलियन अभियान है, लक्ष्य है, उस अभियान को समझाने की पुस्तक है। पुस्तक के लेखों की चर्चा करने से पहले कुछ बातें मैं अपने अनुभव से भी आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, दूसरे मुख्यमंत्री थे, और अब तक जितने देश भर में मुख्यमंत्री हुए होंगे, मैं कह सकता हूँ कि उसमें वो बड़े विद्वान व्यक्ति थे, दूरदर्शी व्यक्ति थे। और उनकी एक छोटी सी किताब है
लखनऊ के एक प्रकाशक ने छापी है, अधूरी क्रांति, और मेरी प्रिय पुस्तकों में से वो एक है। जब कभी मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ सोचने की कोशिश करता हूँ या बड़े सांस्कृतिक सवालों पर हमको जब कोई प्रश्न मेरे मन में आता है तो मैं अकेले उस पुस्तक को खोजता हूँ, अधूरी क्रांति को। मैं आपसे भी कहूँगा कि आप संपूर्णानंद की उस पुस्तक को पढ़िए, अधूरी क्रांति। मैं अधूरी क्रांति का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि योगी जी ने उस अधूरी क्रांति के सपने को पूरा किया। यानी अधूरी क्रांति जो थी अब अधूरी क्रांति नहीं है, पूरी क्रांति उत्तर प्रदेश में एक एक कदम आगे बढ़ रही है। मैं एक घटना का उल्लेख आपसे करना चाहता हूँ, रोचक घटना है, आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा। 1963 की बात है। 62 और 63 कई बातों के लिए याद किया जाता है, लेकिन 1963 में संभवतः, अगर मुझे तारीख याद है, तो 12 या 13 मई 1963 की बात है। लोकसभा में एक सदस्य खड़े हुए, उनका नाम था विश्वनाथ सिंह गहमरी। उन्होंने छोटा भाषण दिया है, शब्दों में कहें तो वो 1000 शब्द से भी कम है। लोकसभा की कार्रवाई में वो है, मेरे पास भी है। उस भाषण देकर जैसे ही वो बैठे कि एक लोकसभा का कर्मचारी या चपरासी चिट्ठ लेकर के आया और कहा कि पंडित नेहरू आपको बुला रहे हैं। विश्वनाथ सिंह गहमरी, प्रधानमंत्री का जो संसद में दफ्तर है उसका नंबर है 10। प्रधानमंत्री के दफ्तर में उनको बुलाया गया और जवाहरलाल नेहरू की जैसी स्टाइल थी, पहले उन्होंने डांटा, कहा कि तुम समाजवादी लोग जो है वो फालतू बात करते रहते हो, तुमने क्या भाषण किया। तो विश्वनाथ सिंह गहमरी ने कहा, पंडित जी मैंने सही बात कही है, वो आपको पता नहीं चलेगा। उन्होंने गाजीपुर की गरीबी का जिक्र किया था और यह जिक्र किया था कि कितनी गरीबी है, पशु के गोबर से या गाय या बैल के गोबर से जो उसमें गेहूं होता है उसको छानकर लोग खाते हैं और रोटी बनाते हैं। गाजीपुर की गरीबी का वर्णन कर रहे थे। विश्वनाथ सिंह गहमरी पर की बात पर पंडित नेहरू को विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने उनको बैठाया, गहमरी को, कि तुम बैठो यहाँ। मैंने एक तरह से हिरासत में ले लिया और तुरंत प्रधानमंत्री दफ्तर से प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन अशोक मेहता को बुलाया गया। अशोक मेहता को पंडित नेहरू ने कहा कि जरा गहमरी से बात करो, ये उलझुल बात कर रहा है, क्या ऐसा भी हो सकता है, इसकी जांच कराओ। अशोक मेहता ने बाकायदे वी पटेल आयोग बनाया और वी पटेल आयोग की अगर आपको वो मिले रिपोर्ट तो आप पा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के ये दीपेंद्र नाथ दास रायबरेली का नाम ले रहे थे, रायबरेली तो अमीर है। उन 5 जिलों की वो रिपोर्ट थी और रिपोर्ट के बारे में मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि वी पटेल ने अपनी रिपोर्ट की पहले पैरे में लिखा कि जब हम इन इलाकों में घूम रहे थे तो पता नहीं कितनी बार मेरी जीप पलटते पलटते बची, यानी रास्ता इतना खराब था। तो उस उत्तर प्रदेश को बदलना, ये 63 से लेकर और हाल तक
उस उत्तर प्रदेश को बदलना एक चुनौती थी। उस चुनौती में ज़रूरी यह है कि ये जानना कि हमारी प्राथमिकता क्या है। मैं आपको एक और घटना सुना करके अपनी बात जल्दी समेटता हूँ। जब बसपा की पहली सरकार आई, काशीराम जी से मेरा व्यक्तिगत संबंध था, मिलना जुलना पुराना था, तो मैंने काशीराम जी से पूछा कि आपकी प्राथमिकता क्या है। एक क्षण बिना गवाए काशीराम का जवाब मुझे याद है। उन्होंने कहा कि बिजली। और सचमुच उत्तर प्रदेश को अगर विकसित होना है तो बिजली की सप्लाई 24 घंटे होनी चाहिए। आप जरा याद करिए, क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा था? क्या गाजियाबाद में, क्या नोएडा में ऐसा था? आज उत्तर प्रदेश की प्राथमिकता में बिजली, सड़क और निवेश का वातावरण। निवेश का वातावरण बनता है। लालू के राज में निवेश का वातावरण नहीं था, वहाँ तो अपहरण उद्योग हो गया था। उत्तर प्रदेश में भी अपहरण उद्योग हो गया था अखिलेश की सरकार में। आज अपहरणकर्ता का अपहरण हो गया है। अपहरण करके जिन्होंने बहुत अथाह पूंजी कमाई, अब वे चोरी छिपे अंधेरे में कहीं अपनी जगह तलाश रहे हैं, और मैं इसके लिए योगी जी को बधाई देता हूँ। ये कोई साधारण काम नहीं है। उत्तर प्रदेश को आप उन लोगों के लिए जिनका भविष्य है, सपना है, जिनकी जिंदगी सामने पड़ी हुई है, उन लोगों के लिए सुरक्षित बनाएं। ये काम मुख्यमंत्री का ही है और मुख्यमंत्री इसको कर रहे हैं, और उसकी नींव पड़ गई है। मैं ये कहूँगा कि नींव जब ठीक से पड़ जाए तो उसमें अच्छी इमारत, ऊंची इमारत बन सकती है, और योगी जी को इस बात का श्रेय है कि नींव तो पड़ गई है। उत्तर प्रदेश का ये दौर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो 2017 से शुरू होता है। मैं उसके पहले के इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप जरा याद करिए उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव को, तो आपको याद आएगा कि 2016 उससे पहले था, और उसमें नोटबंदी हो गई थी। सारे चुनावों के पंडित, मैं यहाँ के कुलपति पंडित की बात नहीं कर रहा हूँ, चुनावी पंडितों की बात कर रहा हूँ। सारे चुनावी पंडित कहते थे कि नोटबंदी के कारण उत्तर प्रदेश विधानसभा में V.K सिंह जी मुझसे ज़्यादा जानते हैं, उत्तर बीजेपी का कबाड़ा हो जाएगा, सफाया हो जाएगा। लेकिन बीजेपी जितनी बड़ी सी जीत लेकर के आई, वो कवर पेज पर जो दो चेहरे हैं उनके कमाल के कारण आई। अब योगी आदित्यनाथ जी के बारे में दो एक बातें कह करके मैं अपनी बात आगे बढ़ता हूँ। ये 21वें मुख्यमंत्री हैं, अब तक 20 मुख्यमंत्री हो चुके हैं, और कई मायने में योगी आदित्यनाथ पहले नंबर के मुख्यमंत्री हैं। कैसे? तो सबसे पहले, और यही एक रहस्य है जिसके बारे में संजीव जी भी कह रहे थे, दूसरे ढंग से कह रहे थे, मैं इनके बारे में अभी आऊँगा। उत्तर प्रदेश में केवल संपूर्णानंद हैं जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। योगी जी पहले नंबर के मुख्यमंत्री उन 21वें में से 20 में से 20 के बाद 21वें में हैं। ये पहले मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के जिन्होंने 5 साल पूरा करके दूसरा कार्यकाल शुरू किया।
उत्तर प्रदेश में इससे पहले कभी नहीं हुआ। और अब तक उत्तर प्रदेश के मैंने सभी मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखा है, मैंने पढ़ा है और उनका हिसाब भी लगाया है। तो कोई 1.5 साल है, कोई 2 साल है। पंत जी जैसा व्यक्ति भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करता, लेकिन ये अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल के मुख्यमंत्री हो गए हैं। और सबसे छोटे कार्यकाल का श्रेय भी गोरखपुर को है। उनका नाम था त्रिभुवन नारायण सिंह। गोरखपुर के थे नहीं, लेकिन गोरखपुर में हारे, इसलिए गोरखपुर का के रिकॉर्ड में है। अब इस दौर में जो सबसे बड़ा फर्क मेरी समझ से आया है वो राजनीतिक नज़रिए में आया है। हालांकि यह एक अलग विषय है और आपको लग सकता है कि इस पुस्तक से इसका क्या संबंध है या नहीं है। मैं कहूँगा कि बहुत सीधा संबंध है। उत्तर प्रदेश के में जो राजनीतिक अस्थिरता रही है, राजनीतिक अस्थिरता उत्तर प्रदेश का स्वभाव बन गया था। और बीजेपी भी कांग्रेस से लड़ते लड़ते कई मायने में कांग्रेस जैसी हो गई है। तो योगी जी को उखाड़ फेंकने के लिए 2021 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर खूब उठापटक चल रही थी। मुझे याद है सितंबर 2021 की बात है, जब मुझे आकर के लोग बताते थे कि कल नहीं तो परसों योगी हटा दिए जाएंगे। और एक दिन मैंने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ जाते हैं और योगी के कंधे पर हाथ रख करके तस्वीर खिंचवाते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को एक संदेश देते हैं कि योगी उत्तर प्रदेश के नेता हैं और रहेंगे। राजनीतिक अस्थिरता उत्तर प्रदेश में अगर रही है तो उसकी वजह दिल्ली थी। और दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री, चाहे वो जो भी रहे हों, नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक, सबने अपने मुख्यमंत्रियों को उखाड़ा है। यह पहला प्रधानमंत्री है इस देश का, नरेंद्र मोदी, जिसने मुख्यमंत्रियों को ताकत दी है और उनको अपने राज्य को विकसित करने का अवसर दिया। उत्तर प्रदेश के विकास की वजह, उत्तर प्रदेश जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसकी वजह स्वयं नरेंद्र मोदी हैं। और उन्होंने योगी को जो अवसर दिया है, इन दोनों का तालमेल मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो अड़चनें हैं वो दूर करेगी। ये संजीव जी पहले वक्ता थे मेरा ख्याल है, और मुझे इन पर आश्चर्य है। आश्चर्य इसलिए है कि अपने लेख के बारे में इन्होंने कोई चर्चा नहीं की। मुझे लगता है कि इन्होंने सोच लिया कि शायद मैं चेक करूँगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इस किताब को आप पढ़िए और संजीव जी का लेख जरूर पढ़िए। मैंने उस लेख को पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, मैंने कोशिश की पूरी किताब को पढ़ने की, लेकिन इन्होंने शुरुआत की है जमशेद जी टाटा के कथन से, और वो बहुत पूरी ये इन्होंने, लगता नहीं है कि हिंदी में लिखा है, ये तो हिंदी में अनुवाद हुआ होगा। अनुवाद है, लेकिन अनुवाद बहुत अच्छा है। और अंग्रेजी में भी जो लिखा है, भाषा में बहुत बहाव है, फ्लो है। और इन्होंने एक उदाहरण दिया है, जमशेद जी टाटा अपने बेटे से कहते हैं कि इस्पात का कारखाना बनाने से पहले
इस बात का इरादा रखो। और उसी के इर्द गिर्द इन्होंने पूरी किताब को बुनने की कोशिश की, पूरे लेख को बुनने की कोशिश की है। और उसमें अड़चनें जो थी उसको दूर कहाँ कहाँ किया गया है ये भी बताया है। और मैं ये कहूँगा कि और अगर आपको समय ना मिले तो केवल आप इनका निष्कर्ष पढ़ लीजिए। और इसी तरह से संजीव जी ने जो लिखा है उसको, और आज के टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिट पेज पर एक लेख छपा है, मैं उसका जिक्र जरूर करना चाहता हूँ। नीलकंठ मिश्र का लेख है, विल द बम्बू बेंड, यानी क्या बांस रूपी चीन का नेतृत्व झुकेगा। लेख का शीर्षक यह है। उसका संबंध उत्तर प्रदेश से इसलिए है कि चीन के सामने जो सवाल है वही उत्तर प्रदेश के सामने अवसर है और भारत के सामने भी अवसर है। संजीव जी के लेख का निष्कर्ष जहाँ उत्तर प्रदेश के लिए प्रश्नवाचक है, वैसे ही नीलकंठ मिश्र के लेख में भारत के लिए अवसरों का संकेत है। मुझे याद है बहुत पहले हम कुछ लोग खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास पर जगह जगह सेमिनार करते थे। एक सेमिनार में मैं उस समय योजना आयोग के सदस्य पाटिल साहब को लेकर के इलाहाबाद गया था और पाटिल ने मुझे कहा कि चलो ज़रा प्रतापगढ़ चलते हैं। मैं उनके साथ प्रतापगढ़ गया। प्रतापगढ़ आप सब जानते हैं कि आंवले का भंडार है। मुझे पाटिल का वो कथन याद है। उन्होंने कहा कि ये प्रतापगढ़ गरीब कैसे है और पूर्वी उत्तर प्रदेश गरीब कैसे है। इसका जवाब योगी जी ने एक जिला एक उत्पाद देकर के किया है। इस सरकार का, यानी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार का अगर कोई सबसे बड़ा योगदान है तो यह है कि हर जिले को उन्होंने पहचान दी है। और मैं यहाँ अपनी बात पूरी करने जा रहा हूँ ये कह करके कि 1942 में अमेरिकन पत्रकार, जिससे हम सब परिचित हैं, लुई फिशर, उसने गांधी जी के साथ 7 दिन बिताए। उसकी किताब भी है 7 डेज विथ महात्मा गांधी। अंतिम एक सवाल पूछता है कि गांधी जी अगर देश आज़ाद होता है तो आप क्या करेंगे सबसे पहला काम। और गांधी जी कहते हैं कि मैं देश की सत्ता को 7.5 लाख गाँवों में बांट दूंगा। योगी जी ने उत्तर प्रदेश की सत्ता को उन जिलों में, सब जिलों में बांटा है, 75 जिलों में बांटा है। और इसलिए मैं अंत में यह कहना चाहता हूँ कि योगी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान के गर्व से भविष्य का जन्म हमें दिखाई पड़ रहा है। मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। निःशब्द करने वाला वक्तव्य, बहुत आभार। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमारे सैनिक अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बिना अपने प्राणों को, कोई कुछ है भैया? अच्छा, को अपनी हथेली पर रख अहर्निश देश की सेवा में रत रहते हैं। सैनिकों को वंदन, नमन, अभिनंदन। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच ऐसे ही एक जाबाज सैनिक, भारत के 26वें थल सेनाध्यक्ष, परम विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल एडीसी जनरल विजय कुमार सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं आपको आपके वक्तव्य के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। सर एक मिनट।
ऐसा है कि मीडिया के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है। हमारे बीच में आज के पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में आए हमारे बहुत ही वरिष्ठ रामबहादुर राय जी, प्रोफेसर बलराम पानी जी, डीन ऑफ कॉलेजेस, प्रोफेसर दीपेंद्र नाथ दास जी, डीन ऑफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आदरणीय प्रोफेसर बलराम पानी जी, रेक्टर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, आदरणीय प्रोफेसर दीपेंद्र नाथ दास जी, डायरेक्टर S.Attention रिसर्च सेंटर बेंगलुरु, आदरणीय श्री संजीव निष्ठल जी, सभागार में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, शिक्षक मित्रों और प्यारे छात्रों, आज के इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है। पुस्तक है योगी एट ट्रिलियन ड्राइव एक्सेलरेटिंग यूपी टू अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। इसी पुस्तक का हिंदी अनुवाद है योगी एट ट्रिलियन अभियान, उत्तर प्रदेश सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की ओर। अपनी संस्कृति में हम किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करते हैं। मैं अपने सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करती हूं कि दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप प्रतीक है अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, निराशा से आशा की ओर। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां मृतगमय। इसी समय मां सरस्वती, मां भगवती को याद करते हुए या कुंदन द्रुत शारहार धौला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृह देवैः सदा वंदिता, सा मां पातुम सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। मैं शिवानी से अनुरोध करती हूँ कि आप श्री संजीव निष्ठल जी का स्वागत करें। प्रोफेसर दीपेंद्र नाथ जी का स्वागत, अभिनंदन शिवानी सक्सेना।
सर, आज अर्थव्यवस्था को लेकर, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक किताब का विमोचन किया गया, किस तरह से इसको देखते हैं और क्या खास है सर इस उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर के आप क्या राय रखते हैं? देखिए, ये पुस्तक प्रोफेसर पूनम कुमारी जी ने लिखी है और उन्होंने 16 अलग अलग लोगों ने जो रिसर्च की है उसको लेकर खुद रिसर्च करके उसका एक पुस्तक के रूप में उसको सामने रखा है कि उत्तर प्रदेश आज कहाँ जा रहा है। सबसे बड़ा देश का राज्य है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है और इतना बड़ा प्रदेश इतनी जनसंख्या के साथ अगर पीछे चलता है तो देश भी पीछे खींचता है और जब देश आगे चल रहा है तो उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, शायद ये इसके उत्तर के रूप में उन्होंने सबके सामने पेश करने की कोशिश की। कौन सी परेशानियां आएंगी इस 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने के लिए और कैसे योगी आदित्यनाथ जी ने उनको ओवरकम किया है? सर, लॉ एंड ऑर्डर का क्या रोल है, कितना महत्वपूर्ण है ये? लॉ एंड ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कि जब तक आपकी कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होगी कोई निवेश नहीं करेगा। लोग बाग जो काम कर रहे हैं वो भी भागने को तैयार हो जाएंगे। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा महत्व होता है किसी भी प्रदेश में शांति और प्रगति के। सर, आप तो खुद गाजियाबाद से आते हैं, आपने तो देखा होगा कि कितना क्या स्थिति थी पहले और अब क्या स्थिति है। तो ज़्यादातर मीडिया कर्मी गाजियाबाद में रहते हैं, उनसे पूछो कि आज स्थिति क्या है। सर, कब तक हो सकता है जिस हिसाब से ये सरकार काम कर रही है? देखिए, सरकार अपनी गति से काम कर रही है, कब होगा ये तो आप और मैं देखेंगे।